हीरे को 1000 एटमॉस्फेयर के दाब से संपीड़ित किया जा रहा है। इसके घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर 10 की घात 5 पास्कल और हीरे के लिए जो आयतन गुणांक यानी कि बल्क मॉड्यूलस है वह 400 गीगा पास्कल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन आंकड़ों को देखकर यह सोचेंगे कि हमें क्या दिया गया है। हमें यहाँ पर दाब और आयतन गुणांक दिए गए हैं, तो इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ पर आयतन प्रतिबल यानी बल्क स्ट्रेस और आयतन विकृति यानी बल्क स्ट्रेन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हुक के नियम का व्यंजक लिखेंगे, जिसके अनुसार आयतन प्रतिबल जो कि यहाँ पर दाब के समान ही होता है, यह आयतन विकृति के समानुपाती होता है और आयतन विकृति होती है आयतन में परिवर्तन प्रति इकाई आयतन। और जब हम यहाँ पर अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर स्थिरांक आ जाता है जो कि आयतन गुणांक b ही होता है। हम इसके बारे में पहले के वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, तो अगर आप इससे परिचित नहीं हैं या इसे आप एक बार वापस से देखना चाहते हैं तो पुराने वीडियो को एक बार वापस जाकर देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आएं। तो देखिए, आयतन गुणांक के बारे में सोचने का एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि जब यह संख्या डेल्टा v बट्टा v बराबर 1 हो तब जो आयतन गुणांक है वह दाब के बराबर होता है। अब जरा सोचे कि डेल्टा v बट्टा v बराबर 1 का मतलब क्या है। तो डेल्टा v का मतलब यहाँ पर आयतन में परिवर्तन से है और इससे दाब के प्रभाव के कारण यहाँ पर आयतन में कमी होती है, यानी कि पदार्थ संपीड़ित होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यह डेल्टा v ऋणात्मक आना चाहिए, यानी हमें यहाँ पर एक माइनस का चिन्ह लगाना चाहिए। लेकिन एक बार के लिए चलिए हम यहाँ पर चिन्हों की चिंता नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा v तो आयतन में परिवर्तन है और v यह प्रारंभिक आयतन है। तो अगर हम यह कह रहे हैं कि डेल्टा v बट्टा v बराबर 1 है, तो हम असल में यह कह रहे हैं कि आयतन में परिवर्तन यहाँ पर प्रारंभिक आयतन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि अगर प्रारंभिक आयतन 5 हुआ तो हम इस पदार्थ को 5 से संपीड़ित कर रहे हैं। अगर प्रारंभिक आयतन 10 हुआ तो इस पदार्थ को हम 10 से संपीड़ित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर 100% संपीड़न हो रहा है, यानी डेल्टा v बट्टा v बराबर 1 का मतलब है कि यहाँ पर 100% संपीड़न हो रहा है। अब हम आयतन गुणांक को दाब की मात्रा के रूप में सोच सकते हैं जो कि पदार्थ के 100% संपीड़न के लिए आवश्यक होती है। अब अगर हम इसको इसी तरीके से सोचें तो हम कह सकते हैं कि हीरे को 100% संपीड़ित करने के लिए हमें 400 गीगा पास्कल दाब की आवश्यकता होगी। अब इसके बाद अगर हमसे यह पूछा जाए कि 1000 एटमॉस्फेयर के दाब से कितना संपीड़न होगा, तो संभव रूप से हम यह वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे सामने यह समस्या है कि हमसे यह नहीं पूछा गया है कि इस दाब के कारण कितना संपीड़न उत्पन्न हो रहा है, बल्कि हमसे यह पूछा गया है कि इसके कारण घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। चलिए घनत्व के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। घनत्व हमें बताता है कि पदार्थ कितना ज्यादा सघन है, यानी पदार्थ के इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है। तो मूल रूप से हम लिखते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है। और क्योंकि यहाँ पर आयतन बदल रहा है तो यह घनत्व भी परिवर्तित होगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें यही तो ज्ञात करना है कि घनत्व कितना परिवर्तित हो रहा है, यानी हमसे यहाँ पर यह पूछने की बजाय यह पूछा जा रहा है कि घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, यानी हमें यहाँ पर डेल्टा रो बट्टा रो यह ज्ञात करना है। अब मैं इसके बारे में कुछ ऐसे सोचता हूँ कि यहाँ पर यह जो आयतन गुणांक की जानकारी है, इसका उपयोग करके तो हम सबसे पहले इसकी गणना कर लेंगे और उसके बाद इस घनत्व के व्यंजक का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर घनत्व में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन के मध्य संबंध ज्ञात कर लेंगे। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो यह समझ पाएंगे कि ये सब करने के लिए हम भौतिक विज्ञान का नहीं बल्कि गणित का उपयोग कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पर घनत्व और आयतन के मध्य संबंध पता है। अब बस हमें घनत्व में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन के मध्य संबंध ज्ञात करना है और ऐसा करने से हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर इस संबंध की व्युत्पत्ति अभी करने की बजाय हम इसको वीडियो के अंत में देखेंगे ताकि हमारा ध्यान अभी भौतिक विज्ञान से गणित की ओर न भटके। तो अभी के लिए मैं इस संबंध को सीधा ही यहाँ पर लिख दूंगा और इसकी मदद से हम यह पूरा प्रश्न हल कर लेंगे
और वीडियो के अंत में हम गणित के बारे में बात कर लेंगे। तो जब हम गणित का उपयोग करते हुए घनत्व में परिवर्तन और आयतन में परिवर्तन के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं तो यह संबंध हमें कुछ इस प्रकार का मिलता है। जो घनत्व में परिवर्तन प्रति इकाई घनत्व है वह बराबर होता है आयतन में परिवर्तन प्रति इकाई आयतन। तो ये दोनों एकदम बराबर ही आ जाते हैं और यह चीज यहाँ पर आयतन में अल्प परिवर्तन के लिए सत्य होती है। अब इसकी व्युत्पत्ति तो हम बाद में देखेंगे, एक बार के लिए हम इसे ऐसे का ऐसा ही स्वीकार कर लेते हैं। और जरूर यहाँ पर यह एक ऋणात्मक चिन्ह भी आएगा और ऋणात्मक चिन्ह का कारण यह है कि अगर डेल्टा वी धनात्मक है, यानी कि अगर यहाँ पर आयतन बढ़ रहा है तो जो घनत्व है वह घटेगा। तो इन दोनों के मध्य यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी अगर इनमें से एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घट जाएगी। लेकिन जहां तक परिमाणों यानी कि मैग्नीट्यूड्स की बात की जाए तो घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन का जो परिमाण है वह आयतन में प्रतिशत परिवर्तन के परिमाण के एकदम बराबर आएगा। तो अब इससे हमारा जीवन काफी आसान बन गया है, क्योंकि अब हमें बस यह ज्ञात करना होगा और इससे हमारे पास यह मान भी आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यह ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अभी हमने यहाँ पर आयतन गुणांक की परिभाषा से यह देखा था कि हीरे को 100% संपीड़ित करने के लिए हमें 400 गीगा पास्कल का दाब चाहिए होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 400 गीगा पास्कल के दाब से हम हीरे को 100% संपीड़ित कर सकते हैं, यानी यहाँ पर 100% संपीड़न हो जाता है। तो अब सवाल यह उठता है कि 1000 एटमॉस्फेयर के दाब से कितना संपीड़न होगा। तो देखिए 1000 एटमॉस्फेयर का मतलब है, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर में 10⁵ पास्कल होते हैं, तो 1000 एटमॉस्फेयर के लिए हम यहाँ पर इसे 10⁵ से गुणा कर देंगे। तो अब यह पास्कल में आ गया है। तो हमें बताना है कि इससे कितना संपीड़न होगा। तो इस दाब से कितना संपीड़न उत्पन्न होगा यह हम वज्र गुणन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह संपीड़न हमें मिल जाएगा 1000 गुणा 10⁵ पास्कल गुणा 100 बटा 400 गीगा पास्कल। तो यहां पर पास्कल से यह पास्कल निरस्त हो जाएगा और गीगा का मतलब है 10⁹। अब आइए पहले तो हम यहां ऊपर 0 गिन लेते हैं, कुल मिलाकर कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 और 5 यहां पर हैं, यानी कुल मिलाकर 10 0 हैं। तो इन 10 0 में से 9 0 तो इस गीगा से निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि गीगा का मतलब है 10⁹। तो ऐसा करने से हमें यहाँ पर 1/40 मिल जाएगा। अब देखिए 1/4 का मतलब 0.25 होता है, तो 1/40 का मतलब 0.025 आ जाएगा। तो यह हमारे पास यहाँ पर संपीड़न की मात्रा आ गई है। तो हमने यहाँ पर यह संख्या डेल्टा वी बटा वी ज्ञात कर ली है, जो कि हमें संपीड़न की मात्रा बता रही है। और हम पहले ही कह चुके थे कि यहाँ पर जो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन है वह घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर है परिमाण रूप में। तो हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि जो घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन है वह भी यही आने वाला है। और अब क्योंकि आयतन इस मात्रा से कम होता है तो हम यह कह सकते हैं कि घनत्व यहाँ पर इसी मात्रा से बढ़ जाने वाला है। तो यह हमारा अंतिम उत्तर है, इसलिए मैंने इसे बॉक्स में बंद कर लिया है। तो इस मात्रा से घनत्व में बढ़ोतरी हो जाएगी और यही हमारा अंतिम उत्तर है। तो जरा सोचिए कि क्या अब हमारी यह वीडियो पूरी हो गई है? जी नहीं, अभी यह पूरी नहीं हुई है। अभी थोड़ा हमारे पास अधूरा काम है। हमें इस संबंध की व्युत्पत्ति करनी है कि आखिरकार यह कैसे आता है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसकी व्युत्पत्ति स्वयं से करने की कोशिश करें। मैं आपको इसके लिए एक संकेत दे देता हूं। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। हम घनत्व और आयतन के बीच में जो मूल संबंध होता है वह जानते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन आता है। और देखिए अगर हम पदार्थ को संपीड़ित कर रहे हैं तो उसका आयतन कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में जो नया घनत्व है अगर हम उसको रॉ डैश कह रहे हैं तो वह बराबर होगा द्रव्यमान बटा नया आयतन वी डैश। तो देखिए जब हम पदार्थ को संपीड़ित करेंगे तो उसका घनत्व और आयतन दोनों बदल जाएंगे, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। तो अब देखिए यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है डेल्टा रो बटा रो, यानी कि यहां पर घनत्व में परिवर्तन प्रति इकाई घनत्व है। और घनत्व में परिवर्तन का मतलब है अंतिम घनत्व माइनस प्रारंभिक घनत्व है। तो अब मैंने आपको यह संकेत दे दिया है, तो यह ज्ञात करने की यहां पर कोशिश कीजिए। वीडियो को एक बार आप पॉज कर सकते हैं। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो सबसे पहले घनत्व में जो परिवर्तन है
वह बराबर आने वाला है अंतिम घनत्व माइनस प्रारंभिक घनत्व, और बटा यहां पर यह प्रारंभिक घनत्व है। तो अब अंतिम घनत्व हम जानते हैं, यह है m बट्टा v डैश माइनस प्रारंभिक घनत्व है m बट्टा v, और यहां पर देखिए जो यह रो है यानी कि प्रारंभिक घनत्व है वह है m बट्टा v। तो अब हम यहां से m को उभयनिष्ठ कर सकते हैं ऊपर से। तो हमारे पास यहां पर देखिए क्या आएगा, यहां पर अगर हम इनका हर यानी कि डिनोमिनेटर रूप में v डैश गुणा v ले लेते हैं तो हमें ऊपर मिलेगा v माइनस v डैश, और बटा यहां पर m बट्टा v है। तो अब ऐसा करने से m से तो m निरस्त हो जाएगा और यहां पर v से v भी निरस्त हो जाएगा। तो यह हमारे पास v माइनस v डैश बट्टा v डैश आ गया है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें पता है कि जो डेल्टा v है वह होता है अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो v तो यहां पर प्रारंभिक आयतन है और v डैश अंतिम आयतन है। तो अगर हम एक माइनस का चिन्ह यहां बाहर लगा लेंगे तो इसे हम v डैश माइनस v भी लिख सकते हैं, जो कि डेल्टा v हो जाएगा। तो इसको हम कुछ ऐसे लिख लेंगे माइनस डेल्टा v, और यहां नीचे है v डैश। अब जरा याद कीजिए, हम यहां पर बहुत ही अल्प परिवर्तन की बात कर रहे थे, और जब हम अल्प परिवर्तनों की बात करते हैं तो यह v डैश और v यानी कि अंतिम आयतन और प्रारंभिक आयतन लगभग बराबर होंगे। तो हम इस v डैश के स्थान पर v भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको और बेहतर तरीके से समझना चाहें तो मैं आपको यह उदाहरण दे सकता हूं कि यहां पर देखिए कोई भी ऊपर संख्या है और बट्टा 100 है, और अगर हम वही संख्या बट्टा 100.1 लिखते हैं तो ये मान लगभग बराबर आएंगे, यानी इनमें ज्यादा अंतर नहीं आएगा। यानी अगर हम अल्प परिवर्तनों की बात करते हैं तो ये दोनों मान लगभग बराबर ही होंगे। तो हम यहां पर v डैश की जगह v लिख सकते हैं, और यह हमने ज्ञात कर लिया है डेल्टा रो बटा रो का मान, और इस प्रकार से हमने इसकी व्युत्पत्ति कर ली है। लेकिन यहां पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आयतन में अल्प परिवर्तन हो रहा है।